तो ये है उदाहरण 8.1। एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 मिलीमीटर है। छड़ तो समझते होंगे, एक रॉड है, उसकी जो सामने की ये त्रिज्या होती है, मान लो ये रॉड है तो ये त्रिज्या कितनी है, 10 मिलीमीटर। इसकी लंबाई 1 मीटर है। इसमें 100 किलो न्यूटन का एक बल लगाया जाता है, यानी इसको तानित करता है। तानित का मतलब खींचता है। ठीक है, तो छड़ का प्रतिबल कितना होगा, छड़ का विस्तार कितना होगा, छड़ की विकृति कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। इसका यंग गुणांक ये दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहले तो प्रश्न पढ़ के सब छांट लेते हैं ना। तो ये त्रिज्या दिया है ना, त्रिज्या को किससे लिख लिए हैं, आर से, और कितना दिया है, 10 मिलीमीटर। जनरली जितने भी हम सवाल करते हैं सब गड़बड़ है भाई है। चलिए थोड़ा रिपीट करते हैं यार। तो यहाँ उदाहरण 8.1 एक छड़ है ना, और छड़ की त्रिज्या कितनी है, 10 मिलीमीटर। ये मैं लिख दिया R बराबर 10 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ जब भी हम सवाल करते हैं तो सभी राशियों को SI मात्रक में रखना पड़ता है। ठीक है, तो मिलीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो मिली का मान कितना होता है, 10⁻³ तो ये 10 में ये लिखा, और ये जो पहला वाला m है मिली, उसका मान कितना हो गया, 10⁻³ और ये m हो गया। अब इसकी घात कितनी है, 10⁻1, तो -3 में 1 कर दोगे तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, -2 मीटर। घातें जुड़ती हैं, है ना। अब चिन्ह माइनस का है तो घट जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई दिया है, छड़ की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। तो L बराबर 1 मीटर है। ये तो पहले से SI मात्रक में है तो इसको नहीं बदलना है। फिर इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक भी दिया है, ये 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक को Y से लिखते हैं। ठीक है, और इसमें बल का भी मान दिया है। तो बल का कितना दिया है देखना, 100 किलो न्यूटन। अब यहाँ समझना, यहाँ भी हमको न्यूटन में बदलना है, किलो को चेंज करना पड़ेगा ना। तो मैं ये लिखा 100 किलो का मतलब 1000 होता है, या 10 की घात हम उसको क्या लिखेंगे, 3। किसी के साथ भी किलो जुड़ जाए माने 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ किलो को हटा के 10⁻3 लिख दिए। अब ये 100 को कितना लिख सकते हो, घात में लिखोगे तो 2 शून्य है तो 10⁻2, तो 10⁻2 और 10⁻3 मिलके कितना हो गया, 10⁻5 न्यूटन। इस तरह से यहाँ पर हमको क्या मिल गया, बल मिल गया। ठीक है, अब इसमें पहला वाला जो पूछा है वो क्या पूछा है, प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर होता है F/A, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। तो और ये परीक्षा में टुकड़े में भी आ सकता है, प्रतिबल भर पूछे तो यही भर करना है, आगे पूछेगा तो करना। ठीक है ना। तो यहाँ F का मान कितना है देख लेते हैं, यहाँ है ना F का मान, ये कितना है ना, ये F की लाइन का है ना, 10⁻5, तो 10⁻5 लिख दिए। अब यहाँ क्षेत्रफल है, तो छड़ है, तो छड़ के परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो। सामने से वृत्ताकार दिखती है वो छड़। ठीक है, जैसे आपके पास पेन वगैरह होगी तो उसमें जो है सामने का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कैसा होता है, वृत्त जैसे होता है। ठीक है, मान लो ये प्लास्टिक की नहीं है, लोहे की छड़ है, तो ये वृत्त जैसे, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो यहाँ पर देखो, a को मैं बदल के यहाँ a लिखा है, यहाँ पर क्या मैं लिख दिया हूँ, πr²। अब मेरे पास सब मान हो गए, f का मान, पाई का मान, r का मान, सभी मान हम रख देते हैं। तो चलो रख के देखते हैं। f का मान कितना, 10⁻5, पाई का मान 3.14, r का मान ये क्या निकाले हो, 10⁻−2, तो 10⁻−2 और इसका स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर भी लगा दिए। अब यहाँ हल करने का तरीका देखते हैं कि कैसे हो गया। ये जो 0.14 है ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या लिख देंगे, 100। समझ में आ गया, 100 क्यों लिख दिए। फिर यहाँ पर ये 10⁻5 है, ये 2 का गुणा अंदर हो जाएगा ना, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -4। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें मुझे भाग करना है 100 में 314 का,
तो ये इससे थोड़ा छोटा है, तो हम क्या करें, इधर से इसका शून्य उधार ले लें तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़े में हम छोटे का भाग करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा ना। 100 में 314 का करना है तो हम एक शून्य ले लेंगे, तो ये क्या बन गया 1000, और बटे में क्या लिखा 314। जब यहाँ पर 1000 बनाऊंगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4, एक 10 उसको दे दिया ना, तो इसकी घात में यहाँ पर क्या लिखा हूँ 4, फिर नीचे की घात क्या है -4, तो -4 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +4, तो ये +4 है। अब 1000 में 314 का भाग करके देख लेना है, ठीक है ना। जब भाग करके देखोगे तो 3.18 और ये 4 4 8 हो जाएगा, तो 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा प्रतिबल हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के इतना सूत्र रखना है, मान रखना फिर और तरीका आपको आ ही जाएगा, कर ही लेंगे आप। इसके बाद हम बात करते हैं विस्तार। विस्तार का मतलब ये है कि जब हम तार को खींच रहे हैं तो कितना खींची, कितना उसमें वृद्धि हुई, वही क्या कहलाता है विस्तार कहलाता है। तो ये सूत्र होता है डेल्टा एल बराबर F/A गुणे L/y, मतलब ये यंग गुणांक है, ये F/A माने प्रतिबल है और उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो हमको इससे क्या पता चलता है विस्तार। ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबल गुणे लंबाई और बटे में क्या हो जाएगा यंग गुणांक, यदि हिंदी में लिखें तो। ठीक, F/A का मान ये निकाले हो ना, ये प्रतिबल A का मतलब ये F/A का मान है ना, तो ये मैं लिख दिया यहाँ पर, ये F/A का मान इसकी जगह लिख दिया। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पर L लिखा है, तो ये जो यहाँ पर दिया है L कितना है 1, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ क्या 1। फिर Y का मान भी दिया है, कहाँ दिया है ये Y, मान लो यहीं से देख लो 2 × 10 की घात 11, तो 2 × 10 की घात 11 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, सीधे देखो 3.18 में 2 का भाग करना है ना, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा दिमाग में ही, 2 1 कम 2, तो 3 में 2 घटाओगे तो 1 आया, 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हुआ, फिर वो 1 है ना 18 बच जाएगा, तो 2 नाम 18। इस तरह से यहाँ पर अब घात को देखते हैं, ऊपर की घात कितनी है 8, नीचे की घात कितनी है 11, ये 11 ऊपर जाएगी तो 8 - 11 हो जाएगा, तो 11 में 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -3, तो 1.59 × 10 की घात -3 मीटर में आएगा। ये किस में आएगा मीटर में। यदि इसी को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात 3 को मिली लिख देते हैं, यहाँ लिखे ना 10 की घात -3 है ना, यदि मिली लगाओगे तो 10 की घात 3 न लगाओगे, और 10 की घात 3 लगाओगे तो मिली न लगाओगे, -3 है ना। इस तरह से 1.59 मिलीमीटर उसमें क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अब हमको इसमें विकृति का पता करना है। विकृति वो कहलाती है कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई और मूल लंबाई, है ना। तो यहाँ डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि कहला जाएगी और नीचे क्या हो गया लंबाई, तो डेल्टा एल का मान ये निकाले है ना, ये विस्तार जो है ये मतलब क्या हो गया डेल्टा एल। डेल्टा एल का मान कितना है 1.5 × 10 की घात -3, चाहे वो वाला ये वाला कोई भी लिख दो, और बटे में क्या है एल का मान कितना है 1, भाग करोगे तो यही आ जाएगा, माने उसकी विकृति भी 1.59 मिलीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को करके देखना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर उदाहरण 8.4 में, सीधे जो इम्पोर्टेंट है वही पर देख रहे हैं। शीशे के 50 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार स्लैब है। स्लैब का मतलब ये समझो जैसे रिमोट है, ऐसे ये चौकोर इस तरह से मोटा मोटा कुछ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं स्लैब। ठीक है, पट्टी पटिया समझ लो उसको, वो हो गया स्लैब। पर बनी किसकी है शीशे की, लेड की। शीशा माने आईना वाला, लेड नहीं समझना है। ठीक है, यहाँ पर ये लेड समझना है, शीशा मतलब यहाँ पर लेड है पीबी की। ठीक है, तो उसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है, मोटाई 10 सेंटीमीटर है और पतली फलक पर इतना अपरूपक बल लग रहा है। तो दूसरा पतला फलक फर्श के रिवेट किया हुआ है, ऊपरी फलक कितना विस्थापित हो जाएगी। तो चलिए इसमें देखते हैं। रिवेट करने का मतलब ये है, अब ऐसे समझ लो कि एक ये शीशा है ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा सा हाँ ऐसे देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का है। नीचे रिवेट करने का मतलब है कि यहाँ पर हम इसको ठोक के सेट कर दें। रिवेट माने पिन लगा देना। निचला हिस्सा क्या है पिन से सटा हुआ है और ऊपर वाला हिस्सा ऐसे इसमें बल लगाते हैं इस तरह से। ये समझो
कि ये वाला है तो इसमें यही है, समझ लो कि ये स्लैब है, तो इस वाले हिस्सों को हम जमीन में या फर्श में गाड़ के रख दें, उसको पिन लगा दें, तो उसको क्या कहला, रिबेट। अब हम इसको ऐसा करके क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो इसमें अपरूपण विकृति क्या होगी, अपरूपण के लिए हम ऐसा समांतर बल लगाते हैं फलक में। ठीक, इस तरह का प्रश्न है। तो चलिए इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं ना। ये जो मैं स्लैब लिया हूँ ये 50 सेंटीमीटर ऐसा है, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हुआ 50 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, ये दिया है ना, 50 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। लेकिन अभी मैं बताया कि सवालों को हल करने से पहले भौतिक राशियों को एसआई मात्रक में बदलना होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग कर दो। तो जब 100 का भाग करोगे तो 0 0 कट जाएगा, 5/10 आएगा, उसका 0.05 हो जाएगा। इसी तरह 10/100 कर दोगे तो 0.1 मीटर। यहाँ मैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा हूँ, यहाँ क्या लिख दिया, मीटर। अब इनका गुणा करोगे तो 5 × 1 = 5 हुआ। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक। एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.05, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से क्षेत्रफल आया। ठीक, अगले स्टेप में बल का मान दिया है, देख लो, इसको कुछ करना नहीं है, यहाँ से उठा लेना है। ये बल का मान 8 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, और इसमें जो जी का मान है क्वेश्चन में नहीं दिया था, मतलब उसमें किताब में टेबल बनी है, वहाँ से देख सकते थे, लेकिन जब आपके परीक्षा में आएगा तो इस जी का मान भी दिया होगा। दृढ़ता गुणांक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक। तो ये मान है 5.6 × 10⁹ न्यूटन। अब इसमें पहले क्या पूछा है कि ये ऊपरी फलक कितना विस्थापित हुआ, तो पहले हमको प्रतिबल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिबल, कि हम उसकी सतह पर कितना बल लगाए हैं। तो प्रतिबल बराबर अभी सूत्र पढ़े थे क्या, F/A। F का मान देख लो, यहाँ से ये है ना, ये 8 × 10⁴। इसके बाद यहाँ पर A है, A का मान कितना आया है, देखो 0.05, ये लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं भला सोचो तो, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य उतार दिए, तो 800 बटे कितना हो गया, 5। समझ में आ गया। अब इसको करोगे तो 5 × 1 = 5, और कितना भाग करने में कितना आएगा यार, 160 आएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1.6। अब 160 हो गया, तो अब इसको मानक रूप में रखेंगे। देखना कितने अंक मुझे सोचना हो कि मैं दशमलव यहाँ लगाऊं। मानक रूप का मतलब है एक अंक बाद दशमलव लगाना। ठीक है, तो कितने अंक मुझे पार करना पड़ेगा, 2 अंक पार करना पड़ेगा, तो 2 उसमें जोड़ देंगे। तो देखो 10⁻ में क्या लिख दिया हूँ, 6, और यहाँ पर दशमलव लगा दिए। समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि ये जो ΔX/L बराबर प्रतिबल बटे क्या होता है, जी होता है, ये सूत्र होता है। मुझे ΔX चाहिए, तो प्रतिबल बटे जी, और L का उधर हम क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए। क्लियर हुआ इतना। अब चलिए इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रतिबल का जो मान मिला है उसको हम देख लेते हैं। प्रतिबल का मान कितना मिला है, यहाँ प्रतिबल का मान मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं। ये है 160 था ना, यहाँ 160 और यहाँ 1.6, तो यहाँ भी हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁶। लंबाई, तो लंबाई ये वाली लेंगे 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे तो 0.5 हो जाएगा। अब ये 5.6 है ना, क्या लिखा है, 5.6 × 10⁹ ये किसका मान हो गया, जी का, जी का मान, ये सब रख दिए हैं। अब आगे हम हल करेंगे, तो यहां से देखते हैं कैसे कैसे हल होगा। तो सीधे देखते हैं, इस 5 का यदि आप इसमें गुणा कर देते हो, किसमें, इसमें, तो कितना आएगा यार, 16 × 5 = 80 होता है ना, मतलब 0 कितना आ गया, 8, और गुणे 10 की घात कितना हो गया, 6,
बटे ये है 5.6 गुणे 10 की घात 9। इतना समझ में आ गया क्या? क्या क्या कर दिए हैं, 5 का इसमें गुणा कर दिए तो 16 पंचे 80 होगा, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 0.8 हो जाएगा। और मैं कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ गुणा करने के अलावा कुछ नहीं, बाकी सारी चीजों को उतार दिए। अब इसका दशमलव हटाओगे तो 8/56 गुणे 10 की घात 6 और बटे में क्या है 10 की घात 9। केवल दशमलव हटाया हूं। दशमलव नीचे एक अंक है, ऊपर भी एक अंक है, तो जब एक जैसे दशमलव हो तो शून्य लगाने की जरूरत नहीं है ना, सीधे दशमलव हटा देना है। अब देखो ऊपर वाला बड़ा है कि छोटा है? ऊपर वाला 56 से कैसा है, छोटा है। तो एक काम करते हैं, इससे एक ठो 10 ले लेते हैं। तो यहां पर देखो डेल्टा एक्स बराबर क्या बनेगा उसको समझते हैं। डेल्टा एक्स बराबर, हाँ कट तो जाएगा, काट भी सकते हो, चलो काट देते हैं। 8 एक कम 8 सते 56, ठीक है, 1/7 आया। अब 1 है, ये 7 है, तो फिर ये छोटा हो गया, तो इससे हम क्या करेंगे, एक शून्य ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, 10/7 गुणे, यहीं पर समझना, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। अब एक शून्य ले लिए तो ये 10 की घात 6 की जगह क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 5, और उधर क्या हो जाएगा 10 की घात -9। अब इसको हल करोगे तो 7 एक कम 7, 7 चौक 28, ऐसा कुछ जाएगा 10 की घात -4। ठीक है, इतना इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, फलक इतना सरक जाएगी कुल मिला के इस तरह से। ठीक है, तो चलिए आगे वाले प्रश्न को अब देखते हैं। यहाँ पास हमारा अगला प्रश्न है, उसको देखें। प्रश्न है उदाहरण 8.5, है ना। हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 300 मीटर है ना। पिछला प्रश्न जो हम लोग ये किए हैं, इसमें थोड़ा बुक में यहाँ 8 लिख दिया था, वो गलत दिया था, आपको अपने हिसाब से करना है। यहाँ उदाहरण 8.5 है, हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है 300 मीटर। तो यहाँ पर h बराबर लिख दिया, गहराई को 300 मीटर। इसको मैं घात में लिखा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। इस 3 के बाद कितने शून्य हैं 3, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 3। समझ में आ गया इतना। हाँ, इसके बाद जो इसमें आयतन गुणांक दिया है, आयतन गुणांक का मान कितना होता है 2.2 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मान दिया है, तो हम ये लिख लिए। जी का मान भी दिया है, कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पानी का घनत्व तो नहीं दिया है, दिया है क्या इसमें प्रश्न में, पानी का घनत्व तो आपको याद रखना है, ये पानी का घनत्व 10 की घात 3 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। महासागर में पानी ना रहेगा तो पानी का घनत्व तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इसका दाब। दाब का सूत्र होता है एच रो जी, है ना, एच रो जी। रो को डी भी लिख देते हैं, एच डी जी भी लिख देते हैं घनत्व को। अब एच का मान कितना है देखो 3 गुणे 10 की घात 3। रो का मान कितना है ये देखो 10 की घात 3, और जी का मान भी कितना है 10 लिख दिए। तो ये 3 तो है, बाकी तो घात वाले हैं, तो इसकी घात कितनी हुई 3 + 3 कितना हो गया 6, और 1 कितना हो गया 7। तो 3 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो दाब है यही प्रतिबल है। दाब का भी सूत्र F/A होता है, तो ये दाब किसका काम करेगा, प्रतिबल का काम करेगा। अब इसमें पूछता है भिन्नात्मक संपीड़न क्या है, तो ये डेल्टा V/V हो गया। इसका सूत्र होता है प्रतिबल और बटे में क्या है B। प्रतिबल का मान ये आया है ना 3 गुणे 10 की घात 7, और यहाँ पर B का मान 2.2 गुणे 10 की घात 9। अब यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो दशमलव हटाया तो ऊपर क्या लिख दिया 30/22 गुणे 10 की घात -2। ये कटता होगा तो काट देना है, ये 15 और ये कितना हो गया 11। 15 में 11 का भाग करोगे तो 1.36 गुणे 10 की घात -2 आ जाएगा। इसका मात्रक कुछ नहीं होगा। इस तरह से करना है। कहीं डाउट है इसमें? हाँ, चलो आगे बढ़े। अब ये अभ्यास वाला प्रश्न देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ प्रश्न है 8.1 एक्सरसाइज का
4.7 मीटर लंबे और 3 गुणे 10 की घात -5 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले स्टील तार। तो पहले इसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लंबाई है स्टील तार की, तो एल के नीचे में क्या लिख दिया हूं, एस। तो पता चले ये लंबाई किसकी है, स्टील की, क्योंकि यहाँ दो तारें हैं। एक तार जो है वो किसकी है, तांबे की, और एक तार दो किसकी है, स्टील की। ठीक है, दोनों में समान भार लटकाया गया है, तो दोनों में जो वृद्धि भी होती है वो भी कैसा होता है, समान होता है। तो हमको प्रत्यास्था गुणांक का अनुपात निकालना है, ये प्रश्न है। तो देखो एल एस का मतलब क्या समझे, स्टील की लंबाई कितनी है, 4.7, तो 4.7 मीटर लिख दिया। फिर ये है ए एस, माने स्टील के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये कितना दिया है, 3 गुणे 10 की घात -5, तो 3 गुणे 10 की घात -5 लिख दिए। ठीक, इसके बाद हम इसमें आ जाते हैं। ये 3.5 मीटर लंबी, अब तांबे की बात है, तांबे को अंग्रेजी में कॉपर बोल देते हैं, तो मैं ये लिख दिया हूं एलसी। एलसी का मान कितना दिया है, 3.5 मीटर, माने तांबे के तार की लंबाई। फिर यहां पर जो है एसी, तो एसी का मतलब क्या है, तांबे के तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो ये कितना दिया है, 4 गुणे 10 की घात -5। लिखने का तरीका समझ में आ गया। ठीक, आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, इसको 2 भी लिख सकते हो, जो आपको सरल हो जाए। पर 1 लिखोगे तो बगल में लिखना पड़ेगा स्टील तार की लंबाई, और ये यस लिख दिए हैं तो आप हिंदी लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा कि स्टील वाला है, ये कॉपर वाला है। ठीक, अब इसमें डेल्टा एल एस और डेल्टा एल सी बराबर डेल्टा एल है। ये कैसे पता चला, इधर तो कहीं लिखा नहीं है। इसमें बोलता है कि लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है ना। लंबाई को बताते हैं डेल्टा एल से, तो जितना स्टील की तार बढ़ती है तो स्टील की तार को लिखेंगे डेल्टा एल एस, उतना ही कॉपर की तार बढ़ती है तो डेल्टा एल सी, और दोनों का मान बराबर है, मतलब मैं क्या लिख दिया हूं, डेल्टा एल। ठीक है, अलग अलग न लिख के, जब दोनों का मान बराबर है तो दो ठोका है माने, एक ही मान लेते हैं। अब यहां पर हम प्रत्यास्था गुणांक का, यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र ये होता है, वैसे सूत्र ये होता है y = FL A डेल्टा L, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हमको 2 बार लिखना है। तो देखो मैं ये लिखा हूं, y के नीचे सिर्फ क्या लिख दिया हूं, S, मतलब स्टील का है ये। ठीक, F ही है, F लिखा है, F में S वगैरह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों में बराबर बल लगा रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ A है तो इसके नीचे क्या लिख दिया हूं, AS। यहाँ पर L है तो ये क्या हो जाएगा, LS। डेल्टा L में S नहीं लगाना है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बल और उसमें जो वृद्धि हो रही दोनों बराबर हैं, इसलिए उसमें S वगैरह नहीं लगाए। यही सूत्र को डुप्लीकेट कर दिए हैं नीचे भी, केवल जहां S लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं, C। तो देखो S है, C है, AS है, AC है, यहाँ पर LS है, LC है, F और डेल्टा L दोनों में के लिए समान है तो वही लिख दिए। अब हमको इनका अनुपात निकालना है, ये क्या बोलता है, प्रत्यास्था गुणांक का अनुपात। तो हम अनुपात निकालने के क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो YS अपॉन क्या कर दिए हैं, YC। इसको समझना है यहाँ पर, इसको तो मैं पूरा का पूरा उतार दिया हूं ये। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं भाग करना, पर चिन्ह कह के लगा दिया हूं गुणे का। तो जब गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। जैसे मैं लिखूं कि 4/5 भागे 3/6, तो आप इसको कैसे हल करोगे, 4/5 गुणे 6/3, उल्टा कर देते हो। यहां भी मैं इसको क्या कर दूंगा, उल्टा। जो नीचे है ऊपर कर दिया, देखो AC कहाँ है, यहाँ नीचे, यहाँ क्या लिख दिया हूं, ऊपर, और ऊपर F है तो कहाँ हो गया, नीचे, गुणे डेल्टा L कहाँ है, नीचे, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और LC ऊपर है तो कहाँ आ गया, नीचे। समझ में आ गया ये। ठीक है, इसमें कुछ चीजें कट जाएंगी, देख लेते हैं। F जो है F से कट जाएगा, डेल्टा L से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है, LS है ना, और बटे में कहाँ क्या बचा, AS, तो LS अपॉन AS हो गया। इसमें क्या बचा, AC अपॉन LC। अब इनका मान दिया है, रख देंगे सीधे। LS का मान देख लो कहाँ है, ये 4.7, तो ये 4.7 लिख दिए। फिर लिखा है AC का मान ये है 4 गुणे 10 की घात 5, तो ये लिख दिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, AS का मान 3.5, 3 गुणे 10 की घात -5 है, तो ये लिख दिए। फिर क्या है,
LC का मान 3.5 है तो 3.5 लिख दिए। अब हल करना भी आसान है, देखने में कठिन लग रहा है। ये 10 की घात -5 10 की घात -5 से कट जाएगा। इसमें दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, दोनों में बराबर बराबर है, दशमलव में भी हट जाएंगे। आपको पीछे गुणा करने की जरूरत नहीं है। 4 7 28, 4 चौको 16, 2 18। यहाँ 3 से गुणा कर दोगे, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105 हो गया। अब इसका भाग कर दोगे तो 1.79 आएगा। अनुपात में पूछता है तो उसका अनुपात कितना हो गया, 1। इस तरह से भाग करके हमको लिखना है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये हमारे पास है 8.2 का प्रश्न। आपको प्रश्न दिया रहेगा, ये ग्राफ दिया रहेगा, प्रश्न के हिसाब से हमको काम करना है। पहला क्या पूछता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। इस ग्राफ को देखना है, ऐसी जगह हमको चुनना है जहां ये कटा हुआ मिल जाए एक जगह, जैसे देखो ये, ठीक है। यहां पर मान निकालना है, आसान हो जाएगा। बाकी जगह इकट्ठा कटा है क्या, सारी लाइन इकट्ठा है, नहीं है। यहां पर 3 सब इकट्ठा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसके संगत यहां पर देखो ये है, ये और यहां पर ये है। तो यहां बताओ प्रतिबल का मान बताओ, यहां कितना लिखा है 150, लेकिन यहां भी लिखा है 150 गुणे 10 की घात 6। ये 10 की घात 6 लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 10 की घात 6। ये किसका मान हो गया, प्रतिबल का। प्रश्न में न दिया रहेगा, इससे छांटना है, ठीक है। और यहां पर विकृति, ये लिखा है विकृति, विकृति का मान देखो कितना दिया है 0.002। अब इसको मैं दशमलव को यहां खिसकाना चाहता हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 कितने अंक जाओगे, 1 2 3, तो 10 की घात क्या हो जाएगा -3। जब उधर जाते हैं तो माइनस में घात लगती, ठीक। अब पूछता है यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना है, तो ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का मान कितना है, ये देखो 15 गुणे 10 की घात 7। विकृति का मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात -3। अब यहां पर भाग करोगे तो वैसे भाग हो जाएगा, दिमाग में पीछे करना नहीं। 2 7 14, है ना, और 2 पंचे 10, तो 7.5 हो गया। ये -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 10 की घात 10 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। ये 7 और 3 जुड़ जाएंगे ना, ठीक। इस तरह से इसको देख के करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रतिबल देखो, विकृति देखो, दोनों को भाग कर दोगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक आ जाएगा। अब पूछता है पराभाव सामर्थ्य। पराभाव सामर्थ्य का मतलब होता है कि अधिकतम प्रतिबल का मान कितना है, ठीक है। तो ये लाइन जाओगे तो लगभग यहां पर आ रहा है ना सबसे अधिकतम ऊंचाई, फिर तो ये नीचे जाने लगा, है ना। तो इसका मान देखो कितना हुआ 300, और ये किसके में लिखना है 10 की घात 6, तो ये हो जाएगा 300 गुणे 10 की घात 6। माने पराभाव सामर्थ्य का मतलब होता है प्रत्यास्थता की सीमा में अधिकतम प्रतिबल। इतना प्रतिबल लगाओ कि वो प्रत्यास्था की सीमा में रहे और मान भी कैसा रहे, अधिक रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, पराभाव सामर्थ्य। तो 300 गुणे 10 की घात 6, कितने शून्य है इसमें 2। यदि मैं 2 शून्य को हटा दूं तो उसके बदले यहां +2 करना पड़ेगा, तो 3 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका पराभाव सामर्थ्य हो जाएगा। तो इसको ग्राफ को देख करके इसको बनाना है, ठीक है। अब यहां पर 8.3 का प्रश्न है। 2 पदार्थ हैं ए और बी, उनके लिए प्रतिबल और विकृति का ग्राफ बना है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसमें पता करना है कि किसी पदार्थ किसी नहीं है, ये किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक है। तो यहां पर ये देखो ऊंचाई देखो, यहां से मिलाओ, इसकी ऊंचाई मिलाओ और इसकी ऊंचाई मिलाओ। ये मान लो यहां जाएगा, ये थोड़ा सा यहां जाएगा, मतलब ये थोड़ा ऊंचा है। बढ़िया अच्छे नजर से देखना पड़ेगा। देखने में तो मुझे लगता है दोनों बराबर हैं, पर देखना अच्छे से है। तो इसमें प्रतिबल का मान क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो इसका प्रत्यास्था गुणांक भी क्या होगा, ज्यादा। जिसका प्रतिबल ज्यादा, जो ज्यादा प्रतिबल को सह सकता है, उसका प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। फिर दूसरा पूछता है, तो ये कौन सा मटेरियल है, ए, माने ए का प्रत्यास्था गुणांक अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि इसके प्रतिबल का मान अधिक है, ठीक है। दूसरा ये पूछता है दोनों पदार्थों में कौन अधिक मजबूत है। तो जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक हो या प्रतिबल का मान कैसा हो, अधिक हो, वो अधिक मजबूत होता है। तो किसका अधिक है, ए का। तो यहां पर ये क्या है, पदार्थ ए का, ठीक है, ये अधिक मजबूत होगा क्योंकि इसका प्रतिबल का मान या प्रत्यास्था गुणांक का मान कैसा है, अधिक है,
ठीक, इस तरह से आप लिख सकते, दोनों सेम ही लाइन है। अब यहाँ पर 8.4 का प्रश्न है, इसमें हमको बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, और कारण सहित बताना के लिए बोल रहा है। तो ऐसे आप सुन लो केवल इतना। यहाँ पर क्या है, इस्पात की अपेक्षा रबड़ यंग गुणांक अधिक होता है। रबड़ का यंग गुणांक अधिक होता है। कौन ज्यादा मजबूत होता है? रबड़ की स्टील? स्टील ज्यादा मजबूत होता है, उसका यंग गुणांक ज्यादा होना चाहिए। पर यहाँ पर लिखा है इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक क्या है? अधिक। किसका अधिक बता रहा है? रबड़ का। मतलब ये वाला कथन क्या हो गया? असत्य। जबकि होना किसका चाहिए? स्टील का। यदि इसमें कारण बताना है कि क्यों है, तो सिर्फ ये लिखना है कि स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है। स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है क्योंकि वो अधिक प्रतिबल को सह सकता है। इसके बाद किसी कुंडली के तनन उसके अपरूपण गुणांक को निर्धारित करता है। देखो, यदि कुंडली है, कुंडली का मतलब स्प्रिंग है, यदि आप इसको खींचोगे तो इसमें कौन सा अपरूपण होगा? ठीक है, इसमें जो है विकृति, अपरूपण विकृति होगी, इसका रूप बदलेगा, अपरूपण विकृति कहलाती है। तो अपरूपण विकृति होगी, तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। किसी स्प्रिंग में कौन सी विकृति पाई जाती है? अपरूपण विकृति।